हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी एसआई की जो आने वाली वैकेंसी है उससे परिचित होंगे और सभी लोग जो हैं जो आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े होंगे वो किसी न किसी रूप में एसआई को टारगेट करने के बारे में मन बना चुके होंगे या बना लेंगे, जो भी है। तो अब जो है इस बार जो आपका पेपर होने वाला है उसमें कुछ चीज़ें नई हैं। जैसे आपका सिलेबस नए सिरे से बदल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा ही बदला है, बहुत सारे टॉपिक्स पुराने भी हैं लेकिन बहुत सारे नए टॉपिक्स भी ऐड हो चुके हैं। परीक्षा की पूरी प्रणाली में ही आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। 3 स्तरों पर, बल्कि 4 स्तरों पर, अगर हम फिजिकल टेस्ट को भी मिला लें तो 4 स्तरों पर आपकी परीक्षा होने वाली है। दो स्तर जो है वो लिखित होंगे, एक फिजिकल टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। तो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है परीक्षा का, एक पूरी जो प्रणाली है, जो पूरा परिदृश्य है वो बदल चुका है। और साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स भी बदले हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स नहीं बदले हैं, कुछ पुराने भी टॉपिक कंटिन्यू हुए हैं और बहुत सारे नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मुख्य परीक्षा की बात हो। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी को एक नए सिरे से नई दिशा देते हुए शुरू करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से अधिकांश कैंडिडेट्स ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी और जिन्होंने नहीं भी की होगी वो अब शुरू कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या कर देंगे कुछ ही समय में। तो अब आपको इस नए पाठ्यक्रम के मद्देनज़र, इस नई परीक्षा प्रणाली के मद्देनज़र और इस पूरे सिस्टम को नज़र में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ शुरू करना है। ब्राह्मी एकेडमी इसके लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। हमारे यहाँ हमने सब इंस्पेक्टर का बैच जो है वो लॉन्च किया है। आप में से जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं और हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई पीएससी, एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की या प्रीलिम्स की भी तैयारी करना चाहे तो उसके भी बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। मुख्य परीक्षा के डेडिकेटेड बैचेज स्टार्ट हुए हैं। जो लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं या जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की उम्मीद कर रहे हैं या वैसे भी जनरली जो लोग परीक्षा की तैयारी के शुरुआती चरणों में हैं, वो भी अगर पीएससी का बैच अटेंड करना चाहे या ज्वाइन करना चाहे तो वो लोग भी पीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल्ड और डेप्थ में आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ बाकी सारी नोट्स, टेस्ट वगैरह वो तमाम चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप अगर चाहें तो, इंटरेस्टेड हो तो कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। आज का ये जो सेशन है इसमें मैं आपको आपके एमपीएसआई के जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो 10 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट सिविक्स, उसकी तैयारी के बारे में बात करूंगा। सिविक्स जो है उसको लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थिति कैंडिडेट्स के बीच में है। बाकी जो विषय हैं वो तो कहीं ना कहीं आपने सुने हुए हैं कि हाँ, हिंदी है पहले भी था, अंग्रेजी है पहले भी था, कंप्यूटर है आता ही है एग्जाम्स में, मैथ्स है तो वो आता ही है एग्जाम्स में, साइंस है। लेकिन ये जो सिविक्स नाम की चिड़िया है इसको लेकर के कैंडिडेट्स के मन में बड़ा एक विभ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति, संदेह की स्थिति, उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या विषय है, इसको कैसे तैयार करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स के अंदर क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। इसको लेकर के काफ़ी परेशानी का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है। हम जो है सिविक्स की क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं। आज पहली क्लास है, ठीक है। तो सिविक्स जो है वो उस तरह से इतना मुश्किल विषय भी नहीं है, साथ ही साथ ये भी नहीं है कि वो ऐसा विषय है कि न भूतो न भविष्यति, पहले किसी ने पढ़ा ही नहीं है आगे भी कोई पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उसका दायरा तय करने में थोड़ी सी मुश्किल कैंडिडेट्स को आ रही है कि हम सिविक्स में किसको माने कि ये सिविक्स है, क्योंकि डिफाइन तो किया नहीं है आपको एग्जामिनेशन बॉडी ने कि सिविक्स में क्या पूछेंगे, केवल नाम दिया हुआ है कि सिविक्स में पूछेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसका दायरा बांधने में, परिधि बांधने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। एनीवे, ये इतना मुश्किल विषय नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप पढ़ भी नहीं सकते, तैयार नहीं कर सकते। अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ, सही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सही टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले पाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और 10 खंड है तो ऑन एन एवरेज 10 प्रश्न हर खंड से आने वाले। तो आप मान के चलिए कि सिविक्स से भी आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप इन क्लासेस को, केवल क्लासेस ही अटेंड कर लेते हैं,
मैं आपको कोई किताब पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, कोई एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, और ना ही कोई दूसरे जगह मतलब अलग अलग सोर्सेज देखने की सलाह दूंगा। आप केवल क्लासेस में बने रहिए, इसी से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। इतने समग्र तरीके से, इतने होलिस्टिक तरीके से ये क्लासेस में आपको सिविक्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज जो है हमारा पहला सेशन है, फर्स्ट क्लास है। आज हम बेसिक चर्चा सिविक्स के बारे में करेंगे। सिविक्स क्या होता है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने दी है, और कैसे ये अन्य विषयों से, मिलते जुलते विषयों से अलग है, उसके बारे में मूलभूत चर्चा हम करते हैं। देखिए, तो सिविक्स जो है, सबसे पहले ये जानते हैं कि नागरिक शास्त्र शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है। भाई अभी तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो ना कि नागरिक शास्त्र है क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है नागरिक शास्त्र, इसमें पढ़ना क्या है, अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि स्कूल्स में नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, पर स्कूली शिक्षा तो माशाल्लाह होती है अपने यहाँ, उसमें लोग ध्यान देते ही नहीं है। स्कूल में तो सिविक्स पढ़ाते हैं ना, 11, 9th 10th तक तो पढ़ाते ही हैं। एनीवे, एनसीईआरटीज में भी आप देखेंगे कि सिविक्स के चैप्टर्स होते हैं, सिविक्स की बुक्स होती हैं। तो नागरिक शास्त्र शब्द आया कहाँ से और उसका अर्थ क्या होता है, अर्थात इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। एक और बात ध्यान रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा सतह पे भी नहीं रहना है, एग्जाम फोकस्ड तरीके से अपने को तैयारी करना है। तो नागरिक शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है नागरिक और दूसरा शब्द है शास्त्र। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सिविक्स को हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है नागरिक और दूसरा शब्द है शास्त्र। अब शास्त्र को लेकर के तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। शास्त्र क्या होता है, किसी भी विषय का जब व्यवस्थित और एक क्या बोलना चाहिए, सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है तो उसको शास्त्र बोल देते। किसी भी चीज का कोई परिघटना हो, कोई दृश्य, कोई घटना हो, कोई फिनोमिनन हो, कुछ भी, किसी भी चीज का जब एक सुव्यवस्थित, एक सुचिंतित और एक सीक्वेंशियल क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो वह शास्त्र कहलाता है। शास्त्र और कुछ नहीं है, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुचिंतित और क्रमबद्ध अध्ययन। व्यवस्थित अध्ययन मतलब सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना। कोई ये बड़े बड़े शब्दों के मायाजाल में आप मत फंसिए। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी विषय का जब सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है तो उसको शास्त्र बोल देते हैं, सीधी सी बात है। चाहे वो इतिहास हो, भूगोल, जैसे बहुत फिजिक्स को भौतिक शास्त्र बोलते हैं, है ना, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोल देते हैं। तो वो क्या है, फिजिक्स में क्या है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, जब हम उसका एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल तरीके से अध्ययन करते हैं, उसके पीछे का कारण समझते हैं, कारणों की पड़ताल करते हैं, उससे फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो शास्त्र बन गया। ये पेन मैंने ऊपर फेंका, नीचे गिर गया, ये घटना में देख रहा हूं, जब इसका व्यवस्थित अध्ययन करूंगा तो वो भौतिक शास्त्र बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का जब व्यवस्थित, सुचिंतित और क्रमबद्ध ढंग से सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है तो वो शास्त्र कहलाता है, सीधी सी बात है। तो शास्त्र का मतलब तो सबको पता है। अब आते हैं नागरिक के मतलब पे। नागरिक मतलब क्या, जब हम नागरिक का मतलब समझ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि नागरिक शास्त्र में हमें किसका अध्ययन करना है। अध्ययन तो करना है, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित और सुचिंतित और क्रमबद्ध अध्ययन करना है, पर किसका अध्ययन करना है। तो नागरिक शास्त्र जो है यह अंग्रेजी के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पहले ये शब्द अंग्रेजी में, देखो आधुनिक काल में मतलब अभी पिछले 200-300 सालों में जो अधिकांश शोध हुए हैं, अधिकांश रिसर्च हुई है, अधिकांश अवधारणाएं प्रतिपादित की गई हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं, ये वेस्ट में दिए गए हैं, यूरोप के समाज के द्वारा। जिस समय आधुनिक काल में इन तमाम चीज़ों पे विचार विमर्श चल रहा था, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियाँ आ रही थी, उस समय हम तो गुलाम हो गए थे, और इसीलिए हमारा उसमें बहुत ज़्यादा नाम नहीं आता है, क्योंकि उस समय हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहे थे। इसीलिए ये जितने भी आधुनिक सिद्धांत हैं ये सब वेस्ट से आए हैं, पश्चिम से आए हैं, यानी आधुनिक काल में यूरोप में ज़्यादा काम उनमें हुआ है, अमेरिका में हुआ है, प्राचीन काल में हमारे यहाँ हुआ है, मध्यकाल में हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन आधुनिक काल में हम थोड़े से बैकफुट पे थे, उधर ज़्यादा हुआ है। तो ये जो नागरिक शास्त्र है ये बेसिकली अंग्रेजी में एक शब्द चलता है सिविक्स, ये सिविक्स का ही हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, अब ये सिविक्स शब्द कहां से आया, तो ये सिविक्स शब्द अंग्रेजी के सिविस और सिविटास शब्दों से आया। भाई अंग्रेजी में भी ये जो सिविक्स शब्द है कहां से आया, लैटिन के सिविस और सिविटास से। देखो भाई, जैसे भारत की सब भाषाएं संस्कृत से बनी है, उत्तर भारत की,
मैं नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहा, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज, अवधी, बंगाली, उड़िया, ये जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे ये सभी संस्कृत से बनी है, इनकी मात्र लैंग्वेज संस्कृत थी, मदर लैंग्वेज, उसी तरह यूरोप की ज़्यादातर भाषाएं या तो लैटिन से या ग्रीक से बनी है। यूरोप में जो पुराने ज़माने में भाषाएं चलती थी, हमारे यहाँ जैसे संस्कृत चलती थी, वहाँ पर लैटिन और ग्रीक चलती थी। तो ये जो सिविक्स शब्द है अंग्रेजी का, ये लैटिन के, प्राचीन लैटिन भाषा के सिविस और सिविटास शब्दों से बना है। अब हमको सिविक्स का मतलब समझना है तो सिविस और सिविटास का मतलब समझना पड़ेगा। तो सिविस का मतलब होता है नागरिक, सिविस शब्द का मतलब क्या होता है? नागरिक। और सिविटास शब्द का मतलब होता है नगर। सिविस शब्द का मतलब होता है नागरिक और सिविटास शब्द का मतलब होता है नगर। अर्थात ये जो सिविक्स शब्द है, इसका लेना देना नगर और नागरिक, इन दो शब्दों से है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सिविक्स शब्द अंग्रेजी का है, वो लैटिन के सिविस और सिविटास से बना है। सिविस का मतलब होता है नागरिक और सिविटास का मतलब होता है नगर। आगे बात समझ में। अब देखते हैं, अब यहां पर ये जो सिविस की बात हो रही है और सिविटास की बात हो रही है, तो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि प्राचीन काल में जो यूरोप था, वहां पर जो ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, है ना, खासतौर पे हम ग्रीक एम्पायर की बात करें, ग्रीक साम्राज्य हुआ करता था वहां पर, तो वहां पर नगर राज्य बने हुए थे। नगर राज्य मतलब छोटे छोटे राज्य बने थे नगरों के रूप में, और वो स्वायत्त तो स्वतंत्र होते थे। जैसे आज के हिसाब से अगर आप देखो तो मान लो कि मुंबई एक नगर राज्य मान लो, दिल्ली एक नगर राज्य है, कोलकाता एक नगर राज्य, ऐसा मान लो जैसे समझने के लिए, चेन्नई एक नगर राज्य है, इंदौर एक नगर राज्य है। तो पहले ग्रीस में क्या हुआ करता था प्राचीन जमाने में कि कई सारी सिटीज थी, और वो सिटी अपने आप में राज्य हुआ करती थी, अपने आप में, उनको सिटी स्टेट बोलते ही थे। सिटी स्टेट, सिटी स्टेट मतलब नगर राज्य। जैसे एक उसमें होता था एथेंस, आपने नाम सुना होगा, एक स्पार्टा हुआ करता था, इनमें लड़ाइयाँ भी आपस में खूब होती थी एथेंस और स्पार्टा में। तो एथेंस अपने आप में एक नगर राज्य था, स्पार्टा अपने आप में एक नगर राज्य था, और भी कई ऐसे छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो और इनको बोलते थे नगर, सिटी स्टेट। इनमें एक व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें सरदार होते थे, मतलब मुखिया होते थे, उनके अंडर में कुछ लोग काम करते थे। तो ऐसे मतलब एक व्यवस्था बनी हुई थी, राजनीतिक व्यवस्था। तो इनको बोलते थे नगर, नगर राज्य या नगर। और प्रत्येक नगर राज्य के अंदर आबादी रहती थी, कॉमनर्स लोग रहते थे, जैसे आप है, मैं है। अब मान लो दिल्ली एक नगर राज्य है, तो उसमें कुछ लोग तो राजकाज शासन व्यवस्था चलाने वाले होंगे, मतलब नेता वगैरह, मंत्री जो भी है, और उसके अंदर रहने वाली कुछ जनता भी होगी, जाहिर सी बात है। तो जो नगर राज्य होते थे पुराने जमाने में यूरोप में, उनको बोला जाता था सिविटास। सिविटास का मतलब होता है नगर राज्य। और इनमें जो लोग रहते थे, जैसे कॉमन पीपल, आपके मेरी तरह मैंगो पीपल, आम लोग जो रहते थे, उनको क्या बोला जाता था? सिविस बोला जाता था। सिविस मतलब नागरिक जो इन नगर राज्यों में रहे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सिविस का मतलब होता है नागरिक और सिविटास का मतलब होता है नगर राज्य। छोटे छोटे नगर राज्य बने हुए थे, वो अपने आप में स्वतंत्र थे, आपस में लड़ते भी रहते थे, जैसे एथेंस और स्पार्टा खूब लड़ते थे। तो ये नगर राज्य कहलाते थे, और इनके अंदर जो लोग रहते थे वो नागरिक यानी कि सिविस कहलाते थे। ठीक है ना, तो जैसे सिविस और सिविटास, ये दो अवधारणाएं चलती थी, इन्हीं से सिविक्स शब्द बना है। अब क्या हुआ, तो हम मान सकते हैं कि नागरिक शास्त्र बेसिकली क्या है? मनुष्य का एक नागरिक रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। मनुष्य का एक नागरिक रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। वो यूनान, और यूनान मतलब ग्रीस, ग्रीस को हिंदी में यूनान बोल देते हैं। ग्रीस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनान बोलते हैं। कुछ ऐसे देश है जिनके हिंदी नाम अलग अलग है, जैसे इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, है ना, चाइना को चीन बोलते हैं, ऐसे ही ग्रीस को यूनान बोलते हैं हिंदी में। तो यूनान और रोम में अत्यंत प्राचीन काल में नगर राज्य स्थापित थे। ये नगर राज्य पूर्ण स्वतंत्र होते थे और तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। इन्हीं नगर राज्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित शास्त्र का नाम सिविक्स पड़ा। ठीक है, आरंभ में सिविक्स शब्द का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, फिर जैसे जैसे नागरिकता का विकास हुआ, इसका क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन जमाने में रोम और ग्रीस में छोटे छोटे नगर राज्य थे। इन नगर राज्यों को सिविटास बोलते थे, इनमें रहने वाले लोगों को सिविस बोलते थे। ठीक है, तो ये राज्य आपस में लड़ते भी थे और
अपने अपने रूप में पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त हुआ करते थे। इनके अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था भी बनी हुई थी, एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी हुई थी। अर्थात राज्य भी था, स्टेट था, मतलब कुछ लोग सरदार या राजा टाइप होते थे, उनके अंडर में कुछ लोग होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे। सेना होती थी, लड़ाई हो रही है तो सेना भी होती थी, तो सेना होती थी, कर वसूला जाता था, उसके बाद सड़कें बनाई जाती थी, बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स बनते थे कोलोजियम की तरह से। तो पूरा एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई थी हर नगर राज्य में, और उसके अंदर बहुत सारे लोग भी रहा करते थे और राजनीतिक व्यवस्था भी बनी हुई थी, नेता वेता टाइप के लोग भी रहते होंगे। तो इनका जो अध्ययन था इसी को क्या कहा गया? सिविक्स कहा गया। नगर राज्य, उन नगर राज्यों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और उसके अंदर रहने वाले मनुष्यों का जो अध्ययन हुआ उसको क्या नाम दिया? सिविक्स नाम दिया गया। शुरुआत में यह मतलब था सिविक्स का। आज सिविक्स का मतलब थोड़ा बदल गया है, समय के साथ साथ नागरिकता के अवधारणा में भी परिवर्तन आया। देश बन गए, नगर राज्य खत्म हो गए, राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्र राज्य बने तो नागरिकता की परिभाषा भी बदली। पहले निवासी को ही नागरिक माना जाता था, अब नागरिकता की परिभाषा भी बदल गई है। तो समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आया। पर शुरुआत में सिविक्स का मतलब क्या निकाला जाता था? उस जमाने में सिविक्स का मतलब क्या निकाला जाता था? नगर राज्यों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और उस नगर राज्य में रहने वाले लोगों का इस सामाजिक अर्थव्यवस्था के या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन क्या कहलाता था? सिविक्स कहलाता था। जैसे उदाहरण से अगर हम समझे तो मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम मान लो कुछ भी, मान लो जॉन है मेरा नाम, और मैं रह रहा हूं एथेंस में, ठीक है। अब मैं जब एथेंस में रह रहा हूं तो एथेंस में एक राज्य की व्यवस्था बनी हुई है, एक सरकार है, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मेरे क्या अधिकार होंगे, मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। मेरे को या मुझे उस एथेंस के अंदर अगर मैं निवासी हूं तो मुझे कुछ अधिकार भी मिले हैं और मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं, और मुझे एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार ही अपने जीवन का संचालन करना होगा, ठीक है। तभी मुझे एथेंस में रहने दिया जाएगा। अगर मैं उल्लंघन करूंगा तो मुझे या तो जेल में बंद कर देंगे या भगा देंगे, कहीं और जाओ भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं एथेंस में रह रहा हूं, मान लो एथेंस के सरकार ने कानून बना दिया है कि मैं, मान लो कि एक कानून बना दिया है कि मैं चोरी नहीं कर सकता, चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। या मुझे अधिकार मिला हुआ है कि अगर मेरे घर कोई चोरी करता है तो सरकार जो है, मैं जाकर के गुहार लगा सकता हूं कि मेरे यहाँ चोरी हुई है और आप मेरे को मेरा सामान दिलवाइए, चोर को पकड़िए, तो सरकार जो है चोर को पकड़ेगी। तो जिस सरकार ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं, जिसके राज में मैं स्वतंत्र महसूस करता हूं, सुरक्षित महसूस करता हूं, मुझे बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जीवन की सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, मुझे न्याय मिलता है, वही सरकार मुझ पर कोई कर्तव्य भी डालेगी। जिस सरकार ने मुझे अधिकार दिए हैं वही वही सरकार मुझ पर कोई कर्तव्य भी डालेगी, ठीक है ना। तो इस गांव की या इस शहर की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए मेरे संदर्भ में जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सिविक्स कहलाएगा। उस जमाने में सिविक्स का यही मतलब था, आज भी कमोबेश यही मतलब है, लेकिन आया यहां से। मैं अगर मान लो एथेंस का नागरिक हूं तो मेरे कुछ अधिकार हैं और मेरे कुछ कर्तव्य भी है। जैसे मेरा कर्तव्य है कि अगर स्पार्टा के साथ लड़ाई हुई तो मुझे कम से कम लड़ना पड़ेगा, 2 दिन लड़ना पड़ेगा। मान लो 10 दिन का युद्ध है तो 2 दिन मुझे भी लड़ना पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो मुझे बचाएगा भी एथेंस, नहीं तो स्पार्टा वाले मुझे मार डालेंगे। जब वो मुझे बचाएगा तो मुझसे भी अपेक्षा रखेगा कि जब युद्ध हो तो मैं भी लड़ूं, ऐसा। तो ये जो नगर राज्य थे इनका अध्ययन जब किया जाता था नागरिकों का, और नागरिकों के संदर्भ में पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? सिविक्स बोला जाता था। समय बदला, परिस्थिति बदली। देखिए अब सिविक्स जो है वो ना तो राजनीति है, ना तो राजनीति विज्ञान है ना एथिक्स है, 2 और शाखाएं चलती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहां पर हम देखते हैं, एक होता है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, ना शा लिख लो इसको। एक होता है पॉलिटिक्स या पॉलिटी जिसको आप बोलोगे, या पॉलिटिकल साइंस बोलोगे, जो भी बोलो, जिसको राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, राशा यानी राजनीतिक शास्त्र। और एक होता है एथिक्स जिसको नैतिक शास्त्र बोलते हैं। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और नैतिक शास्त्र। ये जो नागरिक शास्त्र है इसमें हम मनुष्य का नागरिक के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, हर मनुष्य एक नागरिक है। ये जो राजनीतिक शास्त्र है इसमें शासन और उसके तत्वों का अध्ययन करते हैं, संसद,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका अध्ययन करते हैं, विधायिका, ये शासन के बारे में अध्ययन करते हैं। और नैतिक शास्त्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तीनों में अंतर है, ठीक है। तो इनको हम आगे हालांकि और देखेंगे, पर अभी तो मैं आपको उसमें बता रहा था केवल शॉर्ट में। अब देखिए, समय बदला, परिस्थिति बदली, दुनिया में नगर राज्य खत्म हो गए। नगर राज्य खत्म हुए, कुछ दिनों तक मोनार्की चली, मतलब राजतंत्र चला, हर जगह राजे रजवाड़े हुआ करते थे। उस जमाने में तो नागरिक शास्त्र का कोई बोलबाला ही नहीं था, क्योंकि राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी, ठीक है। समय बदला, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल आया यूरोप में। मध्यकाल आया तो राजतंत्र आ गए। राजतंत्र आए तो क्या हुआ कि उस समय नागरिकों के अधिकार लगभग शून्य के आसपास पहुंच गए, छिन गए, क्योंकि जो राजा होता है उसी की इच्छा कानून होती है। अगर मान लो राजतंत्र है तो जो राजा बोल देगा वही कानून है। नागरिकों को कोई अधिकार अगर राजा देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो उस समय नागरिक शास्त्र का बहुत विकास नहीं हुआ, क्योंकि राजतंत्रात्मक प्रणालियों में नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार नहीं दिए जाते, और दिए भी जाते तो राजा की इच्छा से दिए जाते हैं, जब चाहे छीन भी सकता है, ठीक है। फिर समय बदला, मध्यकाल गया, मध्यकाल जाने के बाद आधुनिक काल आया, और आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यों की संकल्पना हुई। मतलब राष्ट्र राज्यों की संकल्पना का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य मतलब आज जो हम नेशन स्टेट देखते हैं, अब जो है नगर राज्य नहीं है दुनिया में, अब क्या है, राष्ट्र राज्य है। पहले दुनिया में नगर राज्य थे, अब क्या है बेटा, राष्ट्र राज्य, इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। आधुनिक काल में नेशन स्टेट्स है, राष्ट्र राज्य। अब जब राष्ट्र राज्य आए तो अब क्या है, छोटे छोटे नगर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कहीं पर आप ऐसे देखोगे क्या कि छोटा सा नगर है अपने आप में स्वतंत्र है? एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे सिंगापुर है, वेटिकन सिटी है, ऐसे 2-3 एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद हर चीज के होते हैं, अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो अब दुनिया में नगर राज्य आपको नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे, राष्ट्र राज्य मिलेंगे। और वो भी नगर, सिंगापुर वगैरह भी अपने आप को नगर राज्य नहीं मानता, वो भी राष्ट्र राज्य ही मानता है। वेटिकन भले ही छोटा सा है पर अपने आप को वो राष्ट्र राज्य ही मानता है, ऐसा। तो अब दुनिया भर में राष्ट्र राज्य है, ऐसे छोटे छोटे शहर नहीं है कि वो अपने आप में स्वतंत्र देश हो, कहीं पर ऐसा नहीं है। दिल्ली अपने आप में स्वतंत्र देश है, मुंबई अपने आप में स्वतंत्र देश है, ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में। लंदन अपने आप में स्वतंत्र देश है, जबकि पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब राष्ट्र राज्य है, हर जगह राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब देश है, ठीक है। तो राष्ट्र राज्यों की संकल्पना आई। अब जैसे ही राष्ट्र राज्यों की संकल्पना आई तो थोड़ा सा सिविक्स का भी अर्थ बदला, क्योंकि नागरिकता का भी नया कंसेप्ट आ गया। अब क्या हुआ, नागरिकता का भी नया कंसेप्ट आ गया, और जब नागरिकता का नया कंसेप्ट आया तो उसके क्षेत्र का भी विस्तार हो गया। पहले नागरिक कौन होते थे, नगर राज्य में रहने वाले लोग। अब नागरिक जो है, नगर राज्य में रहने वाले लोगों को नागरिक नहीं बोलते हैं, अब नागरिकता का अलग ही कंसेप्ट है। अब पासपोर्ट से नागरिकता देखी जाती है। आप कहाँ के नागरिक हैं इससे तय होगा कि आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है, भले ही आप वहां रहते हो चाहे नहीं रहते हो। जैसे एनआरआईज हैं, भारत में साल भर में 4 दिन रहते हैं लेकिन भारतीय नागरिक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं है। आलिया भट्ट हमेशा भारत में रहती है लेकिन ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटेन की नागरिक है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक, जैसे अक्षय कुमार कुछ समय पहले तक कैनेडियन नेशनल थे, अब पता नहीं उन्होंने शायद नागरिकता इंडिया की ली है या नहीं, बट ही यूज्ड टू बी अ कैनेडियन नेशनल बिफोर। तो अब नागरिकता का कंसेप्ट बदल गया है। अब आपके पास पासपोर्ट किस देश का है आप उसके नागरिक कहलाएंगे, भले ही आप वहां रहते हो चाहे ना रहते हो। तो नागरिकता का भी कंसेप्ट बदला राष्ट्र राज्यों के आने के बाद। तो अब सिविक्स की परिभाषा भी बदल गई है समय के साथ साथ। अगर अब हम आज के संदर्भ में सिविक्स की परिभाषा देखें तो वो हमको अब देखने को समझ में आएगी। अब नागरिक का क्या मतलब है, ठीक है ना। और अब नागरिक का मतलब नगर से भी नहीं है, गांव में भी जो आदमी रह रहा है वो भी तो नागरिक ही है ना। नागरिक का मतलब ऐसा थोड़ी, मैं मान लो कि छोटे से खेड़े गांव में रहता हूं, कहीं जंगल में रहता हूं, तो भी मैं भारत का नागरिक हूं। ऐसा नहीं कि मुझे शहर में रहना पड़ेगा, नगर में रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली नो। तो अब नागरिक का पूरा कंसेप्ट ही बदल गया है। मैं नगर में ना रह करके किसी झुग्गी, किसी छोटे से जंगल में भी रहता हूं तो भी मैं नागरिक हूं, ऐसा। और मैं नहीं भी भारत में रह रहा हूं पर मेरे पास भारत का पासपोर्ट है तो मैं भारत का नागरिक हूं, ऐसा। तो हिंदी का नागरिक शब्द, नागरिक शास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नागरिक और शास्त्र। बोलचाल की भाषा में नागरिक शब्द का अर्थ क्या होता है, नगर निवासी। अगर आप बोलो नागरिक मतलब नगर में रहने वाला, ये बोलचाल का मतलब होता है। रियल में नागरिक का मतलब अब ये नहीं होता।
भाई नागरिक का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे, नागरिक कहीं से बना है? नगर धन इक, नगर में एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नागरिक बन जाएगा। नगर धन इक से क्या बन जाएगा? नागरिक, यानी नगर में रहने वाला नागरिक, नगर यानी शहर में रहने वाला नागरिक। तो शाब्दिक अर्थ तो ये निकल रहा है, पर वास्तविक अर्थ ये नहीं है। अब पहले ये अर्थ था, नगर राज्य में रहने वाला नागरिक, पहले यही अर्थ था, पर अब यह अर्थ नहीं है। समय के साथ इसकी परिभाषा बदल गई, क्योंकि पूरा पूरा परिदृश्य बदल गया, कंसेप्ट बदल गए, पूरी परिघटना बदल गई, पूरा सीन ही बदल गया, तो इसकी परिभाषा भी बदल गई। शब्द वही है लेकिन परिभाषा बदल गई है। परंतु राजनीतिक एवं वैधानिक शब्दावली में उसके ये अर्थ नहीं लिए जाते हैं। वास्तव में उसके ये अर्थ नहीं लिए जाते हैं। वास्तव में नागरिक का अर्थ संगठित समाज का सदस्य है। हिंदी में नागर का अर्थ चतुर होता है, अतएव नागरिक के अर्थ हुए चतुर व्यक्ति। ठीक है, चतुर व्यक्ति वही होगा जो एक संगठित समाज में निवास करता हो। अतएव हम ये कह सकते हैं कि नागरिक से उस व्यक्ति का बोध होता है जो किसी संगठित समाज का सदस्य हो, जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हो और जिसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता हो। ये पूरी एकदम बढ़िया परिभाषा है इसकी। अब नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठित समाज का, किसी देश का सदस्य हो। संगठित समाज मतलब देश, राष्ट्र, जो किसी राष्ट्र का सदस्य हो, राष्ट्र का मेंबर हो। ठीक है, तो वो नागरिक कहलाएगा। भले वो गांव में रह रहा हो चाहे कहीं रह रहा हो, चाहे वो किसी जंगल में क्यों ना रह रहा हो, आदिवासी क्यों ना हो, फिर भी वो नागरिक कहलाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठित समाज का सदस्य हो। संगठित समाज मतलब राष्ट्र का सदस्य हो, किसी देश का सदस्य हो, तो वो उस देश का नागरिक कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ नागरिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रबुद्ध है, चतुर। नागर शब्द का मतलब संस्कृत में होता है चतुर। चतुर का मतलब चालाक नहीं होता, चतुर का मतलब प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर रहता है, उसके नियम कानूनों को मानता है, उसको कुछ अधिकार समाज देता है, उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका वो पालन करता है, तो वो प्रबुद्ध व्यक्ति है, पागल नहीं है। प्रबुद्ध का मतलब क्या है? भाई आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, आप उन अधिकारों का प्रयोग करते हो, आपके कुछ कर्तव्य हैं, आप उन कर्तव्यों का पालन करते हो। आप राह चलते किसी पे हाथ थोड़ी छोड़ देते हो, तो आप प्रबुद्ध नागरिक हो। ऐसा है कि राह चलते किसी पे हाथ छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप बिना बात किसी को नहीं मारोगे, दंगा फसाद नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, है ना। आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, आप उसका प्रयोग भी करते हो। आप अभी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका अधिकार है कि आपको नौकरी मिले राज्य से, है ना। तो प्रबुद्ध होता है। नागरिक का मतलब, नागर शब्द का संस्कृत में मतलब होता है चतुर। चतुर का मतलब प्रबुद्ध, जिसके पास बुद्धि है। चतुर का मतलब चालाक नहीं होता जैसे बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। तो नागरिक का अर्थ क्या होगा? प्रबुद्ध व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठित समाज का सदस्य है। संगठित समाज मतलब राष्ट्र का सदस्य है। संगठित समाज उसी समाज को बोलेंगे जो एक नियम कानून पे चलने वाला, एक गुथा हुआ बंधा हुआ समाज हो, जिसने अपने लिए कुछ कायदे कानून बनाए हो, जो मिलजुल कर साथ में रहता हो, जिसकी एक अस्मिता हो, एक पहचान हो, जो अपनी सुरक्षा करता हो बाहरी लोगों से, जिसके कुछ कॉमन हित हो, मतलब साझे हित हो, जिसकी साझी समस्याएं हो, साझी चुनौतियां हो, जो समाज मिलजुल कर चुनौतियों से लड़ता हो, वो एक संगठित समाज कहलाएगा, जो कि राष्ट्र की परिभाषा है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, एक संगठित समाज है। हम सब मिल करके अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमला होता है कहीं बाहर से तो अपनी सुरक्षा सब लोग, सेना हमारे लिए लड़ती है ना। डॉक्टर्स जो है हमारा इलाज करते हैं, इंजीनियर्स हमारा घर बनाते हैं, है ना, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। तो हम एक संगठित समाज है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठित समाज का प्रबुद्ध सदस्य होता है, नागरिक कहलाएगा। और संगठित समाज का मतलब आज के संदर्भ में राष्ट्र से लिया जाता है। हर राष्ट्र अपने आप में एक संगठित समाज है, जिसके साझे दुख है, साझी समस्याएं हैं, साझी खुशियां हैं, साझी अपेक्षाएं हैं, साझी आकांक्षाएं हैं, और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साझे प्रयास वो करता है। साझी सुरक्षा है, साझी चुनौतियां हैं। तो हम सभी एक समाज का, एक संगठित समाज का हिस्सा है, जो कि राष्ट्र की परिधि के अंतर्गत आता है। उसी को राष्ट्र आप बोल सकते हो। और उसी के अंदर जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जो अपने अधिकारों का, जिसे अपने अधिकारों का भान हो, जो उन अधिकारों का प्रयोग करता हो, जिसको अपने कर्तव्यों का भान हो, जो उन कर्तव्यों का प्रयोग करता हो, वो नागरिक कहलाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया कि ना आज के हिसाब से नागरिक का ये मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जो सिटी में रहे, वो कहीं भी रहता हो, वो नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है, तो नागरिक का मतलब आपको समझ में आ गया। शास्त्र का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब हर व्यक्ति जो नागरिक है उसको कुछ अधिकार मिलेंगे, उसको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा।
जैसे आपको अधिकार भी प्राप्त है, आप कर्तव्य का भी पालन करते हो। भाई आपके कुछ कर्तव्य है तो आप उसका पालन करते ही हो ना। देश के अंदर किसी हिंसा नहीं करते, किसी से मारपीट नहीं करते, डिसेंट लाइफ अपनी जीते हो, जीना ही पड़ेगा क्योंकि देश में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, उसी से आपको अधिकार बहाल है। अगर सभी लोग लड़ने लगे तो आपके अधिकार भी छिन जाएंगे। तो किसी भी, तो ये हो गया नागरिक। और शास्त्र मैंने आपको बता दिया कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को या ज्ञान को, किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन या ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को आप सिस्टमेटिक तरीके से, सिक्वेंशियल तरीके से जब स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो वो शास्त्र बन जाता है। शास्त्र शब्द संस्कृत के शास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन या व्यवस्था करना, नियम बना, व्यवस्थित तरीके से, नियमित तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो अब नागरिक शास्त्र का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। नागरिक का अर्थ भी समझ लिया, शास्त्र का अर्थ भी समझ लिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र बेसिकली नागरिकता का विज्ञान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो मैंने वही आपको बता दिया कि जो नागरिक और शास्त्र शब्दों की परिभाषा है वही यहाँ पर बताई गई है। अब हम ये बोल सकते हैं कि नागरिक शास्त्र संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज के सदस्यों से संबंधित वह उपयोगी और क्रमबद्ध ज्ञान है जो नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। हमने नागरिक को समझा, शास्त्र को समझा। अब दोनों को मिलाकर के नागरिक शास्त्र की परिभाषा अगर बनाना हो तो क्या बोलेंगे? नागरिक शास्त्र वह शास्त्र है जो संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज के सदस्यों से संबंधित ऐसा उपयोगी और क्रमबद्ध ज्ञान है जो नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। इसको मैं समझा देता हूं, इस परिभाषा को आपको समझ में आएगी। नागरिक शास्त्र क्या है? किसी भी संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज, किसी भी संगठित एवं सुव्यवस्थित समाज। अब हम संगठित और सुव्यवस्थित समाज का मतलब क्या ले सकते हैं? राष्ट्र ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में एक संगठित और सुव्यवस्थित समाज है। तो किसी भी संगठित या सुव्यवस्थित समाज अर्थात राष्ट्र की परिधि में रहने वाले सदस्य, जिनको हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। किसी भी संगठित या सुव्यवस्थित समाज अर्थात राष्ट्र की दायरे में रहने वाले सदस्य या व्यक्ति, जिनको हम नागरिक बोलते हैं, नागरिकों के जीवन और उस समाज के यानी उस राष्ट्र के नागरिकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो विचार करता है, जो ज्ञान या जो विषय, उसको क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र बोलते हैं। जैसे नागरिक के रूप में मेरे अधिकार क्या हैं, नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य क्या हैं, नागरिक के रूप में मेरी आकांक्षाएं क्या हैं, नागरिक के रूप में मुझ पर कौन सी संस्था शासन करती है, नागरिक के रूप में कौन कौन सी संस्थाएं मुझे नियमित करती है, मेरी नियामक है। जैसे राज्य मुझे नियमित करता है, राज्य ने एक सीमा बांधी हुई है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा, करूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। राज्य ने ये सीमा बांधी हुई है कि मैं पढ़ाई करूंगा तभी मैं एग्जाम दे पाऊंगा। राज्य ने ये सीमा बांधी है कि मुझे सर्टिफिकेट मेरे पास रहेगा तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा। राज्य ने ये सीमा बांधी है कि मैं कोई अनैतिक काम ना करूं, अगर करूं तो मुझे दंड दिया जाए। ठीक है, राज्य मेरे लिए नियम बनाता है विधायिका में बैठकर, राज्य उन नियमों को लागू करता है सरकार के रूप में, अगर मैं उनका पालन नहीं करता तो न्यायपालिका मुझे सजा देती है। मुझे कुछ कर्तव्य हासिल है, कुछ अधिकार मुझे दिए गए हैं, कुछ मेरे कर्तव्य हैं। तो ये क्या है? एक नागरिक के रूप में समग्र रूप से मेरा एक परिभाषा है। नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो शास्त्र विचार करे वो क्या कहलाएगा? नागरिक शास्त्र कहलाएगा। और ये देश की परिधि के अंदर ही होता है। जो व्यक्ति किसी राष्ट्र के या समाज के अंदर नहीं रहता, उसको काहे के अधिकार और काहे के कर्तव्य? मुझे जो अधिकार मिले इसीलिए मिले क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, और कर्तव्य भी मेरे इसीलिए क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है ना? मेरे लिए विधायिका, संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, मेरे लिए सरकारें उन कानूनों को लागू करती है। ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं, कोई मेरे यहाँ चोरी करेगा, मोबाइल छीन के भाग जाएगा तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वो मेरे लिए कार्यवाही करेंगे। ठीक है, मेरे लिए न्यायपालिका बैठी हुई है, मुझे अधिकार संविधान से मिले हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिनका मैं पालन करूंगा। तो ये सब नागरिक के रूप में मुझसे जुड़े हुए पक्ष हैं या आपसे जुड़े हुए पक्ष हैं। तो नागरिक के रूप में मुझसे जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, पक्ष मतलब पहलू, नागरिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी पक्ष मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है? नागरिक शास्त्र है। ये पहलू मुझसे व्यक्ति के रूप में नहीं जुड़े हुए। व्यक्ति के रूप में मेरी अलग अलग पहचान है। मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं,
मैं दोस्त हूँ, वो अलग चीज़ें होंगी, उस रूप में मेरे अलग कर्तव्य है, वो नागरिक जीवन की परिधि में नहीं है। मैं अगर किसी अपने दोस्त को धोखा दे दूँ तो वो नागरिक जीवन की परिधि में नहीं आएगा, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात है। नागरिक के रूप में मेरे अलग पक्ष हैं। तो नागरिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों पर जब अध्ययन किया जाता है सुचिंतित, सुविचारित और सुव्यवस्थित ढंग से, सुक्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको नागरिक शास्त्र का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि नागरिक शास्त्र में पढ़ना क्या क्या है। नागरिक शास्त्र का पुराने जमाने में अलग अर्थ था, आज उसका अलग अर्थ है। पुराने जमाने में नागरिक का मतलब होता था एथेंस और स्पार्टा और ऐसे ही यूनान के अलग अलग नगरों में रहने वाले निवासी। आज नागरिक का अर्थ है कुछ और। क्या अर्थ है? ऐसा व्यक्ति जो किसी संगठित समाज का सदस्य हो, जो किसी संगठित समाज का, संगठित समाज मतलब राष्ट्र का सदस्य हो। भले ही वो वहां नहीं भी रहता हो, बात अलग है, पर वो उसको कुछ अधिकार वो समाज देता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो अब नागरिकता का अर्थ अलग हो गया, नागरिक का ही अर्थ अलग हो गया है। नागरिक का मतलब नगर निवासी नहीं होता, अब नागरिक का मतलब होता है आप राष्ट्र के नागरिक हैं, उसके सदस्य हैं। वो राष्ट्र आपको कुछ अधिकार देगा और आपसे कुछ कर्तव्यों के अपेक्षा की जाएगी। जैसे आप कमाओगे तो टैक्स दोगे, आपका कर्तव्य है। भाई आप जिस देश में आप कमा रहे हो, अपनी चीजें बेच रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जब पैसा कमाओगे तो एक हिस्सा राज्य को दोगे ना। तो आप उस संगठित समाज के सदस्य हैं और उसकी परिधि में आपको रहना है। वो आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको अधिकार मिले हुए हैं, आप बिना डर के, बिना भय के, बिना चिंता के निश्चिंत होकर जीवन जी पा रहे हो। आपको ये संकट नहीं है ना कि कल को चीन आपके ऊपर हमला करेगा या पाकिस्तान आप पे हमला करेगा। आप चैन की बंसी बजाते हो क्योंकि आपके लिए राज्य ने वहां पर सेनाएं खड़ी करी हुई है, ठीक है। और इसीलिए जब आपसे टैक्स मांगा जाएगा तो आप खुशी खुशी दोगे क्योंकि राज्य आपके लिए सुरक्षा, शांति, अहिंसा की व्यवस्था कर रहा है। शांति आपको मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है राज्य की सीमाओं के भीतर। आगे बात समझ में? तो ये नागरिक जीवन है। तो नागरिक जीवन के से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात, नागरिक क्या होता है आज के हिसाब से परिभाषा और राष्ट्र राज्य के हिसाब से परिभाषा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नागरिक शास्त्र में पढ़ना क्या है। तो नागरिक शास्त्र में पहली चीज आपको थोड़ी सी देखनी होगी, आपके अधिकार नागरिक के रूप में, आपके कर्तव्य नागरिक के रूप में। ये अधिकार और कर्तव्य जहां से आपको मिलते हैं वो संविधान। ये अधिकार आपको दिए किसने हैं? संविधान सभा ने, ठीक है। आपके लिए कानून कौन बनाता है? तो संसद और राज्य विधानमंडल, स्टेट असेंबली, ठीक है। इन कर्तव्यों को लागू, इन अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों, कानूनों को लागू कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार है। अगर आपको यह अधिकार न मिले, कोई छीन ले आपसे, तो आप कहाँ जाओगे? न्यायपालिका जाओगे, तो न्यायपालिका। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन, आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत है आपके यहाँ, आप शहर में रहते हो तो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है आपके यहाँ। वही आपके गांव में सफाई करती है, नालियाँ बनवाती है, बिजली का काम करती है, तमाम काम करती है। तो वो आपको कुछ सुविधाएं दे रही है। एक नागरिक के रूप में आपको वो सुविधाएं हासिल है ना। आप कहीं रहते हो, मान लो आप इंदौर में रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो, तो सब आपके लिए जो है वो रात भर जो है सफाई कर्मचारी सफाइयाँ करते हैं। आपके घर के बाहर कचरे वाला कचरा लेने आता है। आपकी कॉलोनीज में पार्क बने हुए हैं। आपके यहाँ बिजली आती है, आपके यहाँ नालियाँ बनी हुई है, सफाई होती है। ये सब क्या है? ये नागरिक के रूप में आपको सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है नागरिक शास्त्र का हिस्सा बनेंगी। तो एक परिधि आप ड्रॉप कर पा रहे हैं कि नागरिक शास्त्र में हमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है। अब नागरिक शास्त्र का विकास कैसे हुआ, एक विषय के रूप में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, नागरिक शास्त्र का विकास कैसे हुआ। दुनिया में कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां वो चीज पैदा हो जाती है, उसका आविष्कार कर लिया जाता है, उसकी खोज कर ली जाती है, लोग उसको इन्वेंट कर लेते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। नागरिक शास्त्र भी कैसे एक विषय के रूप में पैदा हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कैसे इसका विकास हुआ, वो हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले क्या था कि मनुष्य मनुष्य था ही नहीं।
मनुष्य मनुष्य नहीं था, इसका मतलब है कि वो पशुवत जीवन जिया करता था, तो उसको नागरिक बोलेंगे ही नहीं, वो तो व्यक्ति कहलाने के भी योग्य नहीं था, मनुष्य नहीं कहलाने के योग्य था। शुरुआत में मनुष्य जो था वो मनुष्य नहीं था, होमोसेपियन सेपियन नहीं था, वो तो निएंडरथाल था या क्रोमैग्नॉन था या होमो इरेक्टस था या उससे पहले प्राइमेट्स थे, मनुष्य तो नहीं था। यानी वो प्राणी था, यानी वो पशुवत जीवन जीता था, उसके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, उसके अंदर कोई संस्कृति नहीं थी। जैसे जैसे प्राणियों का, वन्य जीवों का, जानवरों का जीवन होता है, वैसे ही मनुष्य का भी होता था। तो वो मनुष्य क्यों कहलाएगा, वो पशु ही कहलाएगा, एनिमल ही था। ठीक है, अभी भी कुछ लोग एनिमल ही होते हैं, फिल्म भी बना देते हैं एनिमल टाइप की। तो वो पहले एनिमल हुआ करता था, जानवर हुआ करता था। और जब मनुष्य मनुष्य था ही नहीं, अर्थात बौद्धिक क्रांति नहीं आई थी, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन नहीं आया था, मनुष्य का दिमाग विकसित नहीं हुआ था, तब तक वो जंगलों में जंगली जानवरों की तरह जीवन जिया करता था। और ऐसे उसने करोड़ों साल जीवन जिया, और वो आज की तरह बौद्धिक मनुष्य भी नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि नागरिक के लिए, नागरिक की परिभाषा में ही शामिल है कि नागरिक का मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको सही गलत की पहचान हो, जिसको उचित अनुचित का बोध हो, जिसको क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी पहचान हो, वही व्यक्ति नागरिक कहलाएगा। क्योंकि वो तभी राज्य की सीमाओं के भीतर, एक संगठित समाज की सीमाओं के भीतर रह पाएगा। अगर वो उसे सही गलत का भान ही नहीं है तो वो क्या सदस्य, क्या नागरिक बनेगा। नागर शब्द का मतलब ही होता है चतुर, चतुर मतलब बुद्धिमान, प्रबुद्ध। ठीक है, तो शुरू में तो ये था कि मनुष्य पशुवत था, इसीलिए वो ना व्यक्ति था, ना मनुष्य था, ना नागरिक था, वो तो जानवर था, इसीलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य में बौद्धिक क्रांति आई। जब बौद्धिक क्रांति आई तो चेतना का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ तो सोचने समझने लगा, सोचने समझने लगा तो जीवन में सभ्यता अपनाई, सभ्यता अपनाई तो धीरे धीरे सभ्यता के पायदानों पर ऊपर 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 चढ़ता गया, और आज इस स्थिति में पहुंचा है जहां वो दुनिया में, मतलब सभी प्राणियों में सबसे आगे है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। हजारों साल पहले गाय जहां थी आज भी वही है, नो सॉरी नॉट गाय नहीं, गाय का तो उदाहरण भी नहीं दे सकते। हजारों साल पहले भैंस जहां थी आज भी वही है, घोड़ा जहां था आज भी वही है, हाथी जहां था आज भी वही है। लेकिन मनुष्य जो है सभ्यता के पायदानों में कई सीढ़ियां आगे पहुंचा। ठीक है, नॉट गाय, गाय को रिमूव कर देना। तो आवश्यक मनुष्य जो है वो लगातार आगे बढ़ता गया, सभ्य होता गया। जब वो सभ्य होता गया तो प्रबुद्ध बन गया, बुद्धिमान बन गया, और उसने नागरिक जीवन को अपनाया। धीरे धीरे गुफाओं से बाहर निकला, कपड़े पहनने लगा, समूहों में रहने लगा, समूहन के बाद गांव बसने लगे, परिवार बने, शादियां हुई, एक स्थायित्व जीवन में आया, खेती करने लगा, गांव से नगर बसे, नगर से और बड़े नगर बसे, और एक सभ्य सुसंस्कृत ढांचा जो है समाज का मनुष्य ने बना लिया। जब समाज बना तो राज्य बना, एक नियामक संस्था बनी, उसके अंदर कानून बनाने वाली संस्था बनी, उसको लागू करने वाली संस्था बनी, न्याय करने वाली संस्था बनी, राज व्यवस्था का पूरा ढांचा खड़ा हुआ, सेना का पूरा ढांचा खड़ा हुआ। तो इस तरीके से समाज धीरे 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 नागरिक जीवन को अपनाता गया मनुष्य। ठीक है, सामाजिक और नागरिक जीवन को अपनाता गया, और इसी रूप में फिर जब वो नागरिक जीवन को जब उसने अपनाया, वहां से नागरिक शास्त्र की शुरुआत। ठीक है, वहीं पर उसको कुछ अधिकार मिले समाज में, वहीं पर उस पर कुछ कर्तव्य आरोपित किए गए, वहीं पर राज व्यवस्था बनी, न्यायिक व्यवस्था बनी, सैन्य व्यवस्था बनी, समाज के ढांचे बने, विवाह नामक संस्था बनी। तो इस रूप में फिर वहां पर नियम कायदे बने, वहां पर मनुष्य के लिए नियम बने कि अगर तुम्हें कुछ अधिकार मिल रहे हैं तो तुम्हें इन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। अगर किसी समाज में नियम नहीं हो तो वो 2 दिन भी नहीं चल सकता, अराजकता फैल जाएगी। आप उसको मार दोगे, वो आपको मार देगा, 1 दिन में खत्म। अगर राज्य हटा दिया जाए किसी समाज से तो 1 दिन में सब मरकट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। बिना नियम कायदे के, बिना राज्य के, बिना सरकार के कोई समाज चल सकता है? नहीं चलेगा, आपस में ही लड़ कट के मर के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो जब जब समाज बना तो उसके नियम कायदे बने, और हर मनुष्य से अपेक्षा की गई कि वो इन नियमों का पालन करेगा, इन कर्तव्यों का पालन करेगा, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम करना सही माना जाएगा, ये काम करना गलत माना जाएगा, और ये सभी के हित में होगा, ये सभी के हित में होगा। आप अच्छा करोगे तो बाकी लोग भी अच्छा करेंगे, आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर नियम नहीं होगा तो आप किसी को मारोगे, कल को कोई तीसरा आपको आके मार जाएगा, जंगल राज फैल जाएगा जैसे जंगल में होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए नियम कायदे बनने शुरू हुए, और यहीं से नागरिक शास्त्र का जन्म हुआ।
आ गई बात समझ में। और ये नागरिक शास्त्र जो है ये वास्तव में शांति का शास्त्र है, ये सुखमय जीवन की आचार संहिता है। मनुष्य को अगर सुखमय जीवन जीना है तो नागरिक शास्त्र का पालन करना पड़ेगा, अगर उसको शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो नागरिक शास्त्र का पालन करना पड़ेगा, वरना अराजकता, अव्यवस्था, लूटपाट, मारकाट मच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्यों ने अपने लिए ये शास्त्र बनाया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम आपस में नियम कायदे नहीं बनाएंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए नियम कायदे बनाएंगे तो वो सबके हित में होगा, सभी को उससे सुरक्षा मिलेगी, साझी सुरक्षा होगी। तो यहां से नागरिक शास्त्र का विकास हुआ होगा। कहां से हुआ कोई डेट नहीं किसी को मालूम, पर इस तरह से हुआ होगा। अब नागरिक शास्त्र की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और कुछ परिभाषाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं आपको वर्बेटिम ऐसी की ऐसी पूछी जाती है, याद कर लेना परिभाषा और किस बंदे ने दी है वो। सीधे सीधे प्रश्न आएगा एग्जाम में कि अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र की क्या परिभाषा है, या फिर परिभाषा दे देंगे और बोलेंगे कि ये परिभाषा किसने दी, 4 ऑप्शन दे दिए, अरस्तु ने दी, इसने दी, उसने दी, बेनी प्रसाद पांडे ने, डॉक्टर बेनी प्रसाद ने दी, ऐसे। आगे बात समझ में। तो परिभाषाएं और किसने वो परिभाषा दी है वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रश्न आता है, या तो व्यक्ति का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है, या परिभाषा दे देंगे और व्यक्तियों के नाम दे देंगे कि बताइए कि ये पर्टिकुलर परिभाषा निम्न में से किस व्यक्ति ने दी है। ठीक है, नागरिक शास्त्र की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हालांकि कोई भी परिभाषा जो है वो सर्वांगीण या पूर्ण नहीं मानी जाती, सब में कुछ कुछ खामियां हैं। तो हम परिभाषाएं देखेंगे, किसने दी है और क्या क्या आलोचना है, क्या खामी है, वो भी देखेंगे। आपको सारी परिभाषाएं नहीं पढ़नी है, जो बहुत खास खास परिभाषाएं वो मैंने यहां पे लिख दी है। आगे बात समझ में। और एक और बात याद रखना कि हर परिभाषा में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ आलोचना के बिंदु है, तो वो भी देख लेंगे। लास्ट में एक परिभाषा जो सबसे सटीक मानी जाती है वो देख लेंगे, जिसको माना जाता है कि हाँ ये लगभग लगभग ठीक ठाक परिभाषा है। सबसे पहले अरिस्टोटल की परिभाषा देखते हैं, अरस्तु। हो सकता है कि आपने अरस्तु का नाम सुना हो, एरिस्टोटल का नाम सुना हो। अरस्तु जो है उसको नागरिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ सिविक्स इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि किसको फादर ऑफ सिविक्स बोलते हैं। फादर ऑफ सिविक्स जो है वो अरस्तु को बोलते हैं, एरिस्टोटल इंग्लिश में इसको बोला जाता है। मतलब ये बंदा जो अरस्तु है इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोल देते हैं। ठीक है, इसको नागरिक शास्त्र का जनक या फादर ऑफ सिविक्स बोलते हैं। ये वही का रहने वाला है जिसकी भी बात हो रही थी ना, ग्रीस का, यूनान का रहने वाला है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी BC में ये यूनान में पैदा हुआ था। 3 बड़े जो विद्वान हुए हैं उस समय, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। एरिस्टोटल, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, ये 3 जो है बड़े विद्वान उस समय वहां हुए, बड़े दार्शनिक हुए। अरस्तु उनमें से एक था। ठीक है, इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। इसको नागरिक शास्त्र का जनक मानते हैं क्योंकि पहली बार नागरिक शास्त्र को एक विषय के रूप में इसने स्थापित किया था। इसने बाकायदा पहली बार नागरिक शास्त्र को एक विषय के रूप में, एक शास्त्र के रूप में उसकी विवेचना की थी, इसलिए इसको नागरिक शास्त्र का जनक बोलते हैं। ये ग्रीस का ही रहने वाला था, वही ग्रीस, यूनान जिसकी हम बात कर रहे थे। इसने क्या परिभाषा दी नागरिक शास्त्र की? ये दुनिया की पहली परिभाषा है नागरिक शास्त्र की, क्योंकि ये जनक है। इसी ने पहली बार नागरिक शास्त्र को विषय के रूप में प्रतिष्ठा दी, उसको स्थापित किया, तो पहली परिभाषा भी इसी ने दी होगी। तो इसकी परिभाषा नागरिक शास्त्र की पहली परिभाषा है दुनिया में। क्या परिभाषा है? नागरिक शास्त्र वो विज्ञान है या वो शास्त्र है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। इंग्लिश में भी इसको याद रखो, सिविक्स इज द साइंस विच स्टडीज द कंडीशंस ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लाइफ बाय एरिस्टोटल, ये दिया गया है। ठीक है, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। सिविक्स इज द साइंस विच स्टडीज द कंडीशंस ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लाइफ। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, केवल याद कर लो कि परिभाषा क्या है, वो आपके काम की है। मैं समझा जरूर देता हूं, ऐसा नहीं कि समझाऊंगा नहीं, समझा जरूर देता हूं। ये देखिए, उस समय दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ, युद्ध इत्यादि हुआ करते थे। आज के समय की दुनिया नहीं थी वो। 5th सेंचुरी BC में एथेंस, स्पार्टा आपस में खूब लड़ते थे। दुनिया भर में कबीले आपस में लड़ते रहते थे। एक कबीले ने दूसरे पे हमला कर दिया, उसके चीज़ें छीन ली, उसके हथियार छीन लिए, उसके पास जो पैसा था छीन लिया, खूब आम तौर पे होता रहता था। इसीलिए नागरिकों को सर्वोत्तम जीवन वहाँ मिलता था जहाँ पर नागरिकता का विकास हो जाए, तभी उनको सुरक्षा मिलती थी।
तभी उनको शांति मिलती थी, तभी उनको अधिकार मिलते थे। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए अरस्तु ने ये बोला है कि नागरिक शास्त्र ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन दशाओं का अध्ययन करता है। सिविक्स इज द साइंस विच स्टडीज द कंडीशंस ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लाइफ। नागरिक शास्त्र वो विज्ञान है जिसके अंदर ये पड़ताल की जाती है, ये कोशिश की जाती है, ये पढ़ाई की जाती है, ये अध्ययन किया जाता है कि कैसे किसी मनुष्य को अधिकाधिक सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया जा सके, बहाल किया जा सके। नागरिक शास्त्र यही करता है ना, आपको कैसे बेस्ट जीवन मिले, आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, कैसे आप अपने जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मुकाम को हासिल कर सको, कैसे आप जीवन में उत्कर्ष की तरफ बढ़ सको, कैसे एक समाज उन्नति की तरफ अग्रसर हो, कैसे उसके नागरिक उन्नति की तरफ अग्रसर हो, कैसे उनको जीवन के सुख शांति और सारी सुविधाएं हासिल हो सके। यही सब तो काम है नागरिक शास्त्र का, ठीक है ना। अधिकार और कर्तव्य भी इसीलिए आरोपित किए जाते हैं क्योंकि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी तो किसी एक को अधिकार मिल पाएंगे। अगर आप अधिकार मांगोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो आपके अधिकार भी मेंटेन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कर्तव्य का पालन करोगे तभी दूसरे को अधिकार मिलेंगे ना। आप किसी को मारोगे तो कोई भी आपको आके मार जाएगा, सीधी सी बात है, आपका भी अधिकार जाएगा अगर आप अपना कर्तव्य नहीं पालन करते हो तो अरस्तु ने यह बोला है कि नागरिक शास्त्र ऐसा विज्ञान है जो सर्वश्रेष्ठ जीवन या सर्वोत्तम जीवन की दशाओं के बारे में बात करता है। शांति, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सुविधाएं, अधिकार, कर्तव्य, ये बात इसने कही। उस समय खूब लड़ाइयां दुनिया भर में होती थी, इसलिए उसने इस तरह से इसको परिभाषित किया। दूसरी परिभाषा गेट्स की है, इसको गेट्स भी बोलते हैं, नॉट गेट्स, गेट्स, पैट्रिक गेट्स या पैट्रिक गेट्स, है ना, इसका नाम याद रखिएगा, इसकी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। पैट्रिक गेट्स एक विद्वान हुए हैं पश्चिम में, उन्होंने नागरिक शास्त्र की परिभाषा क्या दी है, उन्होंने कहा है, पहले अंग्रेजी पढ़ते फिर हिंदी में रूपांतरित करेंगे। उन्होंने कहा है कि सिविक्स इज द साइंस ऑफ सिटीज, इट डील्स विद देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एवोल्यूशन। हिंदी में पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र नगरों का विज्ञान है। यह उनकी उत्पत्ति, उनके विकास, उनके बाह्य, आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास की विवेचना करता है। गेट्स की परिभाषा को लेकर के खूब आलोचना की जाती है क्योंकि इन्होंने नगर की बात कर दी है, इन्होंने इसको नगर तक सीमित कर दिया है। इन्होंने पहले ही लाइन में क्या बोला, सिविक्स इज द साइंस ऑफ सिटीज, मतलब जो व्यक्ति सिटी में नहीं रहते क्या वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नहीं आते? जाहिर सी बात है वो भी आते हैं आधुनिक काल के हिसाब से। तो इसीलिए जो गेट्स हैं इनकी परिभाषा की खूब आलोचना भी होती है। और याद रखिएगा किस आधार पर होती है, क्योंकि इन्होंने सिविक्स को नगरों का साइंस बोला, सिटीज, साइंस ऑफ सिटीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, मतलब जिनमें सिविक्स आता है उनमें, बहुत सारे एग्जाम्स में सिविक्स आता है, उसमें कई बार पूछा जाता है कि किस विद्वान ने नागरिक शास्त्र को नगरों का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ सिटीज कहा है, तो गेट्स ने कहा है, ठीक है ना, पैट्रिक गेट्स ने कहा। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सिविक्स आता है उन एग्जाम्स में, ठीक है। तो सिविक्स इज द साइंस ऑफ सिटीज, इसीलिए इनकी खूब आलोचना होती है कि भाई जो लोग नगर में नहीं रह रहे वो भी नागरिक ही आज के हिसाब से। तो खैर फिर भी इन्होंने ये परिभाषा दी है। और क्या कहा है, ये नगरों का विज्ञान है, नगरों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनके बाह्य और आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास की विवेचना करता है। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि नगरों का कैसे विकास हुआ, पहले तो सब जंगली थे तो नागरिक शास्त्र था ही नहीं, क्योंकि इंसान ही जंगली था, जानवर की तरह गुफा में रह रहा है, मांस काट के खा रहा है, लोगों को भी मार दे रहा है, गुफाओं में रहता है, पत्ते बांधता है, समूहों को जानता नहीं, स्थायी जीवन नहीं है, खेती करता नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई घर नहीं, कोई राजनीतिक जीवन नहीं, तो पशुवत है। लेकिन जैसे ही नगरों का विकास होता है तो वहां से, नगरों मतलब समाज का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है, तो कैसे सभ्यता की उत्पत्ति होती है, कैसे वो विकास क्रम में ऊपर बढ़ती जाती है, कैसे उसके बाह्य और आंतरिक और मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती है, मतलब आपस में समाज के लोग कैसे आपस में जुड़ते हैं, शादी होती है, परस्पर संबंध बनते हैं, परिवार का विकास होता है, दोस्तियां बनती हैं, विवाह नामक संस्था आती है, समाज बनता है, परिवार बनता है, उसके बाद फिर नगर बनते हैं, राज्य बनते हैं आपस में जुड़ के। तो कैसे बाह्य आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, प्रेम का भाव आता है, नफरत का भाव आता है, एकता का भाव आता है, दूसरे से वैमनस्य का भाव आता है। तो ये मनुष्य का मनुष्य के रूप में विकसित होना है।
और इस तरीके से उनके कैसे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता जाता है, उस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जब वो नागरिक बन जाता है तो फिर उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। ये पैट्रिक गेट्स की परिभाषा है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के मामले में ये एक तरीके से आलोचना की जाती है कि बहुत एकांगी और अपूर्ण परिभाषा है। एकांगी और अपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये केवल और केवल नगर की बात करती है, पूरे उसकी बात नहीं करती। हमारे यहाँ भारत में एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हुए हैं पूर्ण तांबेकर, इनका नाम बार बार आएगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्रियन व्यक्ति है प्रोफेसर पूर्ण तांबेकर। उन्होंने ये कहा है कि ये परिभाषा मनुष्य के अधिक व्यापक संबंधों एवं कर्तव्यों और जीवन के अन्य पक्षों का अध्ययन नहीं करती है। पूर्ण तांबेकर ने इसकी आलोचना की है, याद रखिएगा। पूर्ण तांबेकर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत सीमित परिभाषा है क्योंकि ये नगर के लोगों की बात करती है। दूसरी बात ये है कि ये बात करती है मनुष्य के समाज के विकास के रूप में, जबकि नागरिक शास्त्र वहां शुरू होता है जहां मनुष्य समाज बन गया है, सभ्यता के एक निश्चित चरण तक पहुंच गया है, उसके बाद नागरिकता की शुरुआत होती है। और ये जो है बहुत ही सीमित परिभाषा है क्योंकि ये जो है, पहली बात तो नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका विकास हुआ, इसकी बात कर रही है, जबकि यहां तक तो नागरिकता की शुरुआत ही नहीं होती, इसके बाद नागरिकता की शुरुआत होती है, जब मनुष्य का समाज बन जाता है और फिर उसको नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उस पर कुछ कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था बनती है, सामाजिक व्यवस्था बनती है, न्यायिक व्यवस्था बनती है, फिर नागरिकता वहाँ से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत सीमित रूप से इसका वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं हैं जो हम अगली क्लासेस में देखेंगे, जैसे पूर्ण तांबेकर की स्वयं की परिभाषा है, डॉक्टर बेनी प्रसाद की परिभाषाएं, तो बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनका अध्ययन हम और आगामी कक्षाओं में करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल विषय नहीं है, बस ये है कि आपको परिधि तय करना है और सिस्टमेटिक तरीके से समझते हुए चीज़ों को पढ़ते जाना है, तो आप मैक्सिमम नंबर इसमें फेच कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग ने एसआई का जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आपका जो भी क्वेरी हो, अगर आप जुड़ना चाहें तो। और पीएससी के भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो मेंस की या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस का डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च हो गया है और दूसरे बैचेस भी जो हैं वो चल रहे हैं। तो आप अगर तैयारी के लिए जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके या फिर कमेंट करके। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आगे और कुछ परिभाषाएं इनके विषय में और विशद चर्चा करेंगे, उनकी आलोचनाएं देखेंगे और फिर नागरिक शास्त्र के अन्य विषयों पर, अन्य टॉपिक्स पे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।